कल रविवार से इजराइल और गजा का युद्ध विराम होने की संभावना। आप कल्पना कीजिए जब इसराइल की सेना गजा से लौट रही होगी, फलस्तीन के लोग अपने घरों की तलाश में उस गजा में लौट रहे होंगे जो अब मलबों के ढेर में बदल चुका है। तो यह किसकी जीत का दृश्य होगा और किसकी हार का? जब इसराइल की जेलों से आज़ाद होकर हज़ारों फिलिस्तीनी जीत का निशान दिखाते हुए गजा जाएंगे, तब यह किसकी जीत होगी? आपको याद होगा, हमास के पूर्व चीफ यहया सिनावर ने यही किया था। इसराइल को मजबूर कर दिया था कि वह अपनी जेलों में बंद सैकड़ों फिलिस्तीनियों को रिहा करे। इसराइल उस अपमान को नहीं भूल पाया, बल्कि उसे अब भी याद दिलाया जा रहा है। इसराइल ने बेशक हमास के सारे बड़े नेताओं को ख़त्म कर दिया, लेकिन इसके बाद भी इसराइल को हमास से ही समझौता करना पड़ा है। लाखों टन बम गिराने के बाद भी हमास ने सरेंडर नहीं किया, बल्कि इसराइल को हमास से समझौता करना पड़ा। यह ज़रूर एक बड़ा सवाल है कि हमास ने फिर क्यों भरोसा किया। इस समय तो यही दिख रहा है कि गजा में इसराइल का कोई भी मकसद पूरा नहीं हो रहा। लेकिन याद रखिएगा, इसराइल केवल गजा की तरफ देखकर युद्ध नहीं कर रहा था। उसका हासिल भले गजा में ना दिखे, लेकिन यमन, सीरिया, लेबनान और ईरान की तरफ देखने से इसराइल का मकसद और उस दिशा में उसकी कामयाबी का चेहरा दिखाई पड़ जाता है। हमास और इसराइल के बीच का समझौता किसी की खुशी या किसी की जीत की खबर नहीं। इस पूरे युद्ध में मानवता की हार इतनी बड़ी है कि कोई युद्ध विराम, कोई समझौता किसी की जीत बन ही नहीं सकता। इन दोनों की जीत तो बिल्कुल नहीं, ट्रंप की ना बाइडन की। बाइडन अपनी टीम को श्रेय दे रहे हैं और ट्रंप इसका श्रेय खुद ले रहे हैं। बाइडन की टीम कह रही है कि यह उनके कार्यकाल की सबसे मुश्किल कूटनीतिक सफलता है, तो ट्रंप की टीम कह रही है कि सबसे आसान काम था उनके लिए। बाइडन को 1 साल से ज़्यादा वक्त लगा, तो ट्रंप ने 1 दिन में हासिल कर लिया। ट्रंप के कारण भले ही इसराइल रुक गया है, लेकिन मध्य पूर्व और खासकर गजा में इसराइल की क्या भूमिका होगी, हमास की क्या होगी, क्या इसराइल फिलिस्तीन को स्वतंत्र राज्य के रूप में मान्यता दे देगा, क्या पहले से अधिक फिलिस्तीन को आज़ादी दे दी जाएगी, इन सब पैमानों पर ट्रंप का इम्तहान अभी बाकी है। याद रखा जाना चाहिए, ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल में जेरूसलम को दूसरी राजधानी के रूप में मान्यता दी थी। गजा में इसराइल के दखल को मजबूत ही किया। अक्टूबर में चुनावों के दौरान ट्रंप ने कहा कि उनके दफ्तर में आने से पहले गजा में युद्ध समाप्त हो जाना चाहिए। टाइमिंग देखिए कि ट्रंप के दफ्तर में आने के चंद घंटे पहले गजा में युद्ध समाप्त होने जा रहा है। अमेरिका और इसराइल की मिलीभगत की टाइमिंग का श्रेय अगर आप ट्रंप को देना चाहें या बाइडन को, इससे गजा की हालत पर कोई खास असर नहीं पड़ता, सिवाय इसके कि युद्ध रुकने जा रहा है। Before I begin, let me speak to important news from earlier today. After 8 months of non-stop negotiation, my administration, a ceasefire and a hostage deal has been reached by Israel and Hamas, the elements of which I laid out in great detail in May of this year. This plan was developed and negotiated by my team and will be largely implemented by the incoming administration. That's why I told my team to keep the incoming administration fully informed, because that's how it should be, working together as Americans. अब वही बाइडन श्रेय ले रहे हैं कि समझौता करा दिया, शांति ले आए। नेतन्याहू को वॉशिंगटन बुलाया गया। उनके स्वागत में अमेरिका के क्या रिपब्लिकन, क्या डेमोक्रेट, सारे सांसद खड़े होकर तालियां बजाते रहे। आज वही अमेरिका कह रहा है कि इस राष्ट्रपति ने तो, उस राष्ट्रपति ने तो समझौता करा दिया। जिस हमास को आतंकी बताते रहे, उससे समझौते को विश्व विजय के रूप में दिखा रहे हैं। नई रिपोर्ट आई है कि कमला हैरिस के खिलाफ वोट इसलिए भी पड़ा कि गजा में इसराइल का नरसंहार नहीं रुका। अपनी सरकार को हराकर बाइडन किस विश्व विजय का दावा कर रहे हैं। यह समझौता महत्वपूर्ण तो है, इसे लेकर यह देखा जाएगा कि इसराइल को तत्काल क्या नुकसान हुआ और इसके बदले भविष्य में उसे क्या फ़ायदा होने जा रहा है। इसराइल का रिकॉर्ड भी देखना चाहिए। एक सवाल यह भी है कि इसराइल ने गजा में क्या किया है। इसकी जानकारी तो है, मगर पूरी नहीं। क्या अब दुनिया भर के पत्रकारों को गजा में जाने दिया जाएगा? यह रिकॉर्ड पर है कि इसराइल ने 4000 पत्रकारों को गजा में जाने नहीं दिया। गजा में इंटरनेट बंद कर दिया गया। बिसान गजा की आवाज़ बन गई।
उनके कई साथी पत्रकार मार दिए गए, लेकिन बिसान ने अपनी रिपोर्टिंग उस हालत में भी जारी रखी। बिसान का एक बयान उनके इंस्टाग्राम अकाउंट पर डाला गया है, जिसमें वे कह रही हैं कि 467वां दिन है, मैं अभी तक जिंदा हूं। लोग सीज फायर की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं, हताश हैं, घायल हैं, थक चुके हैं, मगर खड़े हैं। ये याद रखिए कि सीज फायर की घोषणा गजा और फिलिस्तीन के नरसंहार के अंत की घोषणा नहीं है। 2 चरणों में सीज फायर होगा। पहले वाला अस्थायी है, दूसरे के अंत के बाद हो सकता है युद्ध खत्म हो जाए, पर लोगों में उम्मीद है कि किसी तरह से यह किलिंग मशीन रुक जाए। मगर यह फिलिस्तीनी लोगों की अंतिम मांग नहीं है। हम बस उम्मीद करते हैं कि यह हमारी आज़ादी की ओर पहला कदम होगा। गजा को केवल बमबारी रुकने का नहीं, बल्कि फिलिस्तीन की आज़ादी का भी इंतज़ार है। बिसान बता रही हैं कि समझौते की खबर आने के बाद भी लोग मारे गए हैं। वे अपने वीडियो में गजा के लोगों के झूमने की तस्वीर दिखाती हैं। लोग खुश हैं। कबीर की पंक्तियां याद आ रही हैं, साधो ये मुर्दों का गांव, पीर मरें पैगंबर मरी हैं जिंदा जोगी, राजा मरी हैं प्रजा मरी हैं वैद और रोगी। कातिलों ने ऐलान किया है कि अब हम कत्ल नहीं करेंगे। हमने कत्लेआम रोकने की डील कर ली है। हम पहले भी रोक सकते थे, मगर हमसे कत्लेआम रुक नहीं रहा था। अगर किसी को श्रेय देना है तो दीजिए दक्षिण अफ्रीका को और उसके राष्ट्रपति को, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अदालत में इसराइल के खिलाफ मुकदमा दायर किया। श्रेय देना है तो आयरलैंड, स्पेन, बोलिविया, वेनेजुएला जैसे देशों को दीजिए, जिन्होंने इसराइल के अपराधों को बहुत पहले पहचान लिया और नेतन्याहू के खिलाफ प्रतिबंध लगा दिया। अंतर्राष्ट्रीय अदालत के आदेश के बाद आज नेतन्याहू 120 से अधिक देशों में गिरफ्तार किए जा सकते हैं। याद रहे कि अदालत के इस आदेश की अमेरिका ने निंदा की थी। इनमें भारत के प्रधानमंत्री मोदी का नाम नहीं है। वैसे भारत के अखबारों में युद्ध वही रुकवा रहे थे। कितनी हेडलाइन छप गई मोदी जी को लेकर कि यूक्रेन रूस से लेकर इसराइल के हमले को रुकवाने में लगे हैं, इनकी भी भूमिका है। लेकिन जब समझौते की खबर आई तो ना उनके नाम की चर्चा है, ना भारत की। अमेरिका के बयान में तो है भी नहीं। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव ने भी अपने बयान में भारत और प्रधानमंत्री मोदी का नाम नहीं लिया, जबकि यहाँ का गोदी मीडिया आपको टहला रहा था मोदी जी वॉर रुकवा रहे हैं। बाइडन कह रहे हैं उन्होंने 31 मई 2024 को ही प्लान तैयार कर लिया था, जिसे संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद ने भी मंजूरी दी थी। इस दौरान 10,000 से अधिक लोग मारे गए, यह भी याद रखिए। इन 7-8 महीनों में यह प्लान क्यों नहीं सफल हुआ, क्यों नहीं लागू किया गया? किसी के पास ठोस जवाब नहीं, सिवाय इसके कि अब बाइडन की विदाई हो रही है, ट्रंप का आगमन हो रहा है। ट्रंप ने चुनावों के दौरान ही कह दिया था आने के पहले युद्ध रुक जाना चाहिए। वैसे ट्रंप और बाइडन के बीच इसराइल को लेकर खास अंतर नहीं। अमेरिका के राष्ट्रपति कह रहे हैं 7-8 महीनों से काम कर रहे हैं, और इधर इसराइल के मंत्री बेन ग्विर कह रहे हैं कि उन्होंने कई बार समझौते की कोशिशों को नाकाम कर दिया। एक मंत्री खुलेआम कह रहा है उसने डील रोक दी। बाइडन कह रहे हैं वे डील को लागू करने के लिए काम कर रहे थे। क्या यह मंत्री बाइडन से भी ताकतवर हो गया था? गार्डियन की रिपोर्ट में लिखा है कि बेन ग्विर को भी युद्ध विराम स्वीकार करना पड़ गया है, लेकिन उन्होंने अपने चुनाव क्षेत्र के लोगों से ट्विटर पर कहा है कि उनकी पार्टी ने युद्ध विराम की एक डील को कई बार रोकने में कामयाबी पाई थी। इस बीच रॉयटर्स ने रिपोर्ट किया है कि नेतन्याहू के दफ्तर के अनुसार इस्राएली कैबिनेट तब तक युद्ध विराम पर राजी नहीं होगा जब तक हमास अपने लिए छूट पाने की कोशिशें